अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि मेरी वेबसाइट से आप लोग नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं। बस थोड़ी देर की बात है, ज़रा सा बता देती हूँ। ये देखिए, ये शॉप की ऑप्शन है। इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ख़रीदने हैं या लगे हुए हैं। सपोज़ आप कहते हैं मुझे ये वाले नोट्स चाहिए, आपने क्या करना है, सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट का मतलब है जैसे आप स्टोर पे जाते हैं ना, शॉपिंग बैग में चीज़ें डालते हो, तो उस तरह से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। मैंने थोड़ी देर पहले इंग्लिश स्टोरीज़ एंड सृदनी वाशतार इनको भी मैंने इस कार्ट में डाला था, यानी कि इस बास्केट में डाला था। आप यहाँ से अगर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट की भी खरीदना चाहते हैं, आपने सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है, तो ज़ाहिर है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट की बुक भी यहाँ पे आ जाएगी। आप सारी देख लें कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए ये सारी यहाँ पे मौजूद है। जो चीज़ नहीं चाहिए आप सिंपली डिलीट कर दें, ठीक है। तो जो चीज़ चाहिए होगी वो यहाँ मिल जाएगी। आपको सिंपली प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू चेकआउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आगे जैज़ कैश और इजी पैसा लगा होगा। आपने सिंपली क्या करना है, जैज़ कैश या इजी पैसा में से किसी एक ऑप्शन को चुन लेना है और बस उससे पे कर देना है। और जैसे आप पे करेंगे तो इसी वेबसाइट पे आपको डाउनलोड की ऑप्शन आएगी। तो ज़ाहिर है आपने इसको लॉगिन करना है इस वेबसाइट को। तो जिस जीमेल से आपने लॉगिन करके शॉपिंग की होगी उसी जीमेल पे वो नोट्स पड़े रहेंगे पूरी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये ऑप्शन रखी है वेबसाइट वाली, ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको जल्दी डाटा चाहिए किसी भी टाइम में जो टेक्स्ट मुझे कर देते हैं, ज़रा मेरा रिप्लाई लेट आता है बाज़-औक़ात, तो सच आप मेरी वेबसाइट से बाय कर लें। आप बस पे करें, उसी वक्त आपको नोट्स डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे और उसी जीमेल पे वो पड़े रहेंगे। बेशक मोबाइल से डिलीट हो जाते हैं, आपके पास नोट लैपटॉप से डिलीट हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। जिस जीमेल से आपने लॉगिन करके मेरे नोट्स बाय किए हैं उसी जीमेल पे वो नोट्स पड़े रहेंगे, ठीक है। वहाँ से आप दोबारा भी उनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़। Ministerial responsibility. Introduction. The British government has a strong and central system. जो UK का जो गवर्नमेंट सिस्टम है उधर हमें स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रल सिस्टम मिलता है। अब यहाँ पे इस लाइन को समझने के लिए ना आपको ये लिंक जो दिखाया जा रहा है ना ऊपर, वो वीडियो देखनी पड़ेगी। उस वीडियो में मैंने ये सिखाया है कि UK में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या चीज़ें हैं, किस तरह से वो यूके का कंट्री रन होता है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो वो सारा मैंने उसमें सिखाया है। जब आप वहाँ से चीज़ें सीख लेंगे तो आपको ये लाइन बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने बताना है इट वर्क्स ऑन एन इम्पोर्टेंट रूल कॉल्ड द मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूके में मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल अदा होता है, यानी कि गवर्नमेंट जितनी भी है वो इन मिनिस्टर्स की मदद से चलती है, ठीक है। अब मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बाकी के मिनिस्टर मुल्क को चला रहे हैं, सेम चीज़ यूके में भी होती है कि वहाँ पे भी एक प्राइम मिनिस्टर और एक मिनिस्टर मुल्क को चला रहा होता है, रन कर रहा होता है। दिस रूल मीन्स दैट एवरी मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर एक्शंस एंड डिसीजंस। इस लाइन का मतलब वही है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, ज़ाहिर है वही मिनिस्टर ज़िम्मेदार होंगे पार्लियामेंट को, यानी कि इन मिनिस्टरों को जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट को कि इन्होंने ऐसे एक्शंस क्यों किए जिसकी वजह से नुकसान हुआ या कोई अच्छा फ़ायदा हुआ। हर चीज़ के लिए, चाहे फ़ायदा हो कि नुकसान हो, इन मिनिस्टरों की हरकतों पे इनको जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट को, क्योंकि इन्हीं मिनिस्टरों के हाथ में पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम है, यही सारी गवर्नमेंट को चला रहे हैं। मिनिस्टर्स मस्ट एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई व्हाट दे आर। अच्छा, जो मिनिस्टर्स हैं इनको एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई सफाई देनी है कि इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में बैठ के वो काम क्यों किए, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट में बैठ के इनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी में रह के इन्होंने जो भी काम किए हैं वो क्यों किए हैं उसकी सफाई इनको देनी पड़ेगी पार्लियामेंट को। इफ़ दे और देयर टीम मेक्स मिस्टेक्स दे मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम। कि अगर एक मिनिस्टर या एक से ज़्यादा मिनिस्टरों ने कोई गलत हरकत कर दी जिसकी वजह से कोई नुकसान हो गया तो सारे मिनिस्टर्स को वो ब्लेम झेलना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर एक डिपार्टमेंट में तकरीबन 6 मिनिस्टर्स बैठे हैं, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये कैबिनेट की बात करें। अगर आपने कैबिनेट की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लाजमी देख लें, इसका लिंक यहाँ लगाया है। इस कैबिनेट में सारे मिनिस्टर्स बैठे होते हैं जो मुल्क को चलाते हैं, ठीक है। तो अगर इस कैबिनेट में सपोज 6 मिनिस्टर्स हैं या 7 हैं, सो हम 6 कर लेते हैं, ठीक है। 6 में तकरीबन 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने गलती कर दी है। अगर गलती 2 ने की है, जिम्मेदारी सारे 6 को ही भुगतनी पड़ेगी, यानी कि गलती 1 ने की हो या 2 मिनिस्टरों ने की हो, सारे के सारे मिनिस्टर ज़िम्मेदार कहलाए जाएंगे।
और सारे के सारे मिनिस्टर को जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना पड़ेगा, इस मिस्टेक को हैंडल करना पड़ेगा। बाकी मिनिस्टर्स ये नहीं कह सकते नहीं ये मेरी गलती नहीं दूसरे मिनिस्टर ने की है तो आप उसको पूछें, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे मिनिस्टरों को जवाब देना पड़ेगा एक भी मिनिस्टर की गलती के ऊपर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मीनिंग ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। इसमें हमने ये बताना है कि जो मिनिस्टर्स हैं इनका क्या मतलब है, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, ये चीज़ आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट अ मिनिस्टर इज़ इन चार्ज ऑफ हिज डिपार्टमेंट एंड मस्ट आंसर फॉर एवरीथिंग। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार होंगे, यानी कि जिस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है वो उसी का ही ज़िम्मेदार है। यानी कि एक डिपार्टमेंट है ना मिनिस्टर का, वो जो काम करने के लिए उसको मिनिस्टर बनाया है वो सिर्फ वही काम कर सकता है, ठीक है, और उसी के ऊपर ही उससे सवाल पूछे जाएंगे। It is also means that a minister must explain his actions and decision to the House of Commons। ये House of Commons क्या है? ये House of Commons means कि पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है, जैसे कि पार्लियामेंट में दो हिस्से हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो जो लोअर हाउस है जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, इधर से ही इन मिनिस्टरों को चुना जाता है गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो इसीलिए ये जो मिनिस्टर हैं वो जवाबदेह किसको है? हाउस ऑफ कॉमन को ही है, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन से ही इन मिनिस्टरों ने वोट लेके जो है ये जीते थे, ठीक है। तो इसीलिए इन मिनिस्टरों को जवाब भी हाउस ऑफ कॉमन को देना पड़ेगा हर एक्शंस के ऊपर। और ये हाउस ऑफ कॉमन्स कहाँ बैठा होता है? ये हाउस ऑफ कॉमन्स कौन लोग हैं इसके बारे में आपने बताना है कि पार्लियामेंट का क्या है? लोअर हाउस है। अगर आपको ये नहीं पता है बात तो आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख लें जिसमें मैंने पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो अपर हाउस है, दोनों हाउसेज अपर एंड लोअर, उसमें एक्सप्लेन किया। वहाँ से जाके आप जान लें कि इनका क्या काम होता है, ये किस तरह से वर्क करते हैं। इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग इन द डिपार्टमेंट द मिनिस्टर मस्ट टेक द ब्लेम। कि कुछ भी गलत हो जाता है मिनिस्टर से तो वो मिनिस्टर ये नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था, गलती से हो गया, नो, उसको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर मिनिस्टर की मौजूदगी में मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में कुछ गलत हो जाता है तो उस मिनिस्टर को वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है, वो इल्ज़ाम अपने सर पे लेना पड़ेगा। Ministers are responsible in two ways, individually for the department and collectively for the work and policies of the whole cabinet। अब यहाँ पे दो तरह की जिम्मेदारी यहाँ पे बताई गई है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर है हमने जिम्मेदारियों के बारे में जानना है कि इन पे दो तरह की जिम्मेदारी लगती है। एक, जो मिनिस्टर जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसकी तो जिम्मेदारी उस पर लगेगी ही, लेकिन कैबिनेट जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, अगर उस कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उन सब ने मिल के अगर कोई डिसीजन लिया है, कोई फ़ैसला लिया है और उस फैसला लेने के बाद कुछ गलत हो जाता है, कुछ रॉन्ग हो जाता है, तो जितने भी वहाँ मिनिस्टर्स बैठ के जिन्होंने भी उस डिसीजन पे हाँ की थी कि हाँ हम इस डिसीजन को मानते हैं, लेकिन बाद में उस डिसीजन से कोई नुकसान हो जाता है, तो सारे के सारे मिनिस्टर्स ज़िम्मेदार होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि उस कैबिनेट के डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, एक ने डिसीजन लिया था तो सारे उसकी बात मान गए, लेकिन किसी एक बंदे ने कहा था ना कि इस डिसीजन की बात मानी जाए और सारों ने हाँ की। मतलब मैं यहाँ समझाना ये चाह रही हूँ ना कि जो कैबिनेट का ऑफिस है वहाँ एक मिनिस्टर कहता है कि हमें गवर्नमेंट को इस तरह से चलाना चाहिए और बाकी के मिनिस्टर उसकी बात मान जाते हैं। तो इस डिसीजन से नुकसान अगर होगा तो बाकी के मिनिस्टर ये नहीं कह सकते कि उस मिनिस्टर ने ऐसा किया था तो हमने उसकी बात मान ली तो आप हमें सज़ा ना दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे के सारे मिनिस्टर ज़िम्मेदार होंगे अगर उस फैसले से नुकसान हो जाता है मुल्क का, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की हमने ज़िम्मेदारी सीखी कि जिस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है अलग से अगर वो काम कर रहा है तो तब भी उसको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, और अगर कैबिनेट के डिपार्टमेंट में सारे मिनिस्टर्स बैठ के कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं गवर्नमेंट को चलाने की, अगर वो सही नहीं थी, उससे नुकसान हो गया मुल्क को उस पॉलिसी से, उस डिसीजन से, तो सारे मिनिस्टर्स जिन्होंने इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया और इस पर अमल किया, जो कैबिनेट में बैठ के उन्होंने जो भी डिसीजन वगैरह लिए, सारे ज़िम्मेदार कहलाए जाएंगे। तो इस तरह से दो मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ आपने जानी। अब हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन दी है राम से मोर ने। Ministerial responsibility means that a minister is answerable for both his actions and his failure before the court of parliament। कि राम से म्योर कहते हैं कि मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो मिनिस्टर है वो जवाबदेह हैं अपने एक्शंस के ऊपर
कोर्ट को भी और पार्लियामेंट को भी। पार्लियामेंट के बारे में तो हमने ऊपर पढ़ लिया था कि हाउस ऑफ कॉमन जो कि पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा इन मिनिस्टरों को, लेकिन कोर्ट को भी जवाब देना पड़ सकता है। यानी कि अगर मिनिस्टर कुछ गलत करेंगे तो कोर्ट को भी इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। कोर्ट इनसे सवाल भी पूछ सकेगी कि आपने इस तरह के एक्शंस क्यों लिए, तो इस तरह से इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। फिर आगे आता है ओरिजिन एंड ऑफ द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओरिजिन का मतलब ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये कब ईजाद हुआ, तो हमने बताना है ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 जब आया था, उस वक्त किंग ऑफ इंग्लैंड की पावर्स कम हो गई, तो उस वक्त मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हुआ। ग्लोरियस रेवोल्यूशन की वीडियो जो है यहाँ लगा दूँगी, अगर मैंने इसकी बनाई तो लाजमी आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ग्लोरियस रेवोल्यूशन का पता हो, क्योंकि ग्लोरियस रेवोल्यूशन का जिक्र बार बार यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के हर चैप्टर में आएगा, क्योंकि ग्लोरियस रेवोल्यूशन एक ऐसा टाइम पीरियड था, एक ऐसा दौर था जब यूके के मुल्क में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के पास ज़्यादा पावर्स आना शुरू होगी और किंग्स की पावर्स कम होना शुरू हो गई ग्लोरियस रेवोल्यूशन के दौर में, जो कि हुआ था 1688 में। अब वो क्या हुआ था उस वक्त, उसकी सारी हिस्ट्री भी इंशाल्लाह मैं उस वीडियो में किसी दिन कवर करूँगी। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि अलग से आए, लेकिन ये आपको टॉपिक्स के अंदर ज़रूर आएगा, लेकिन अलग से नहीं पूछा जाता। तो ये वैसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं अलग से इसकी कोई ना कोई वीडियो बनाऊँगी, तो लिंक लगा दूँगी इंशाल्लाह। तो हमने बताना है कि जो मिनिस्टर्स हैं दे वर ओनली द सर्वेंट्स ऑफ द किंग, दे वर नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, बट आफ्टर द रेवोल्यूशन पार्लियामेंट बिकेम मोर पावरफुल। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितने भी मिनिस्टर हुआ करते थे इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन से पहले, यानी कि 1688 आने से पहले जितने भी मिनिस्टर्स थे वो जवाबदेह नहीं होते थे पार्लियामेंट को, वो सिर्फ किंग को जवाबदेह होते थे। यानी कि किंग को बता देते हमने ये एक्शन किया, हमने ये चीज़ इस तरह से की, पार्लियामेंट को वो नहीं ये बातें कहते थे। लेकिन जब 1688 का साल हुआ आया और ग्लोरियस रेवोल्यूशन होगी उस साल में, उसके बाद जितने भी मिनिस्टर हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज़िम्मेदार अब पार्लियामेंट को है, यानी कि जो भी ये काम करेंगे अब किंग की जगह ये पार्लियामेंट को जवाब देंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये मिनिस्टर्स किंग को जवाब दिया करते थे, अपने तमाम एक्शंस का, अपनी तमाम हरकतों का जवाब किंग को देते थे, बट अब पार्लियामेंट को देंगे इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के आने के बाद। A rule developed that if a minister lost the trust of parliament, he had to resign. अच्छा, जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया तो उसमें एक और चीज़ भी आई कि अगर इन मिनिस्टरों पे पार्लियामेंट का भरोसा ख़त्म हो जाए, यहाँ पे लिखा है एक चीज़ कि A rule developed that if the ministers lost the trust of parliament, ट्रस्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बात आ जाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये मैंने कई दफ़ा जब भी मैंने ये वीडियो बनाई और जहाँ जहाँ भी इन मिनिस्टरों का जिक्र हुआ तो हमेशा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मैंने जिक्र किया था आप लोगों से। अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है? पार्लियामेंट के जब बंदों को लगता है कि जिन मिनिस्टरों को हमने चुना था हाउस ऑफ कॉमन से, हाउस ऑफ कॉमन क्या है? पार्लियामेंट का लोअर हाउस, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स उसको कहते हैं। पार्लियामेंट को जब लगता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स से जिन मिनिस्टरों को हमने चुना था वो मुल्क को चलाने के काबिल नहीं है, बहुत सी गलतियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ गलत बना रहे हैं, तो फिर पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे होते हैं वही बंदे इन्हीं मिनिस्टरों पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करते हैं। अगर ज़्यादा वोट नो कॉन्फिडेंस के ऊपर आ गया तो फिर इन मिनिस्टरों को खुद ही जॉब छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तादाद कम हो और कॉन्फिडेंस की तादाद ज़्यादा हो तो फिर ये जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद से पैदा हो गया था, डेवलप किया गया था। When the post of prime ministers were created in the 18th century, the prime minister and the whole cabinet become responsible for the policies. जब 18th century बनी थी, यानी कि जब 18th century का दौर आया उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का प्रॉपरली एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट जब बना था और किस बंदे को पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया यूके के अंदर, इसकी अगर आपको डिटेल जाननी है तो यहाँ पे मैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की वीडियो लिंक लगा दिया है, ये देख लीजिएगा। इसमें मैंने यूके के मुल्क के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी तफसील है इसमें, तो वहाँ से जाके देख लें। तो करना क्या है कि जब प्राइम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट उस 18th सेंचुरी में बना था उसके बाद ये शर्त भी रख दी गई थी कि जो कैबिनेट है जिसको प्राइम मिनिस्टर संभालेगा, अब कैबिनेट क्या है वो भी आपको कैबिनेट की वीडियो में पता चल जाएगा जिसका लिंक मैंने शुरू में बता दिया था। तो प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग हिज कैबिनेट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के समेत उसका कैबिनेट सारे के सारे मिलकर जिम्मेदार किसके आगे होंगे? पार्लियामेंट के आगे। यानी कि पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स,
ये मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बाकी के तमाम मिनिस्टर जो कि कैबिनेट में बैठे हैं, ये सारे के सारे जिम्मेदार होंगे हाउस ऑफ कॉमन्स को, जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं। जब 19th सेंचुरी आई, रूल वाज क्लियरली एक्सेप्टेड एंड स्टिल फॉलो टुडे। यानी कि यही जो रूल 18th सेंचुरी में बनाया गया था कि प्राइम मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर जो कैबिनेट में बैठे होंगे, ये जिम्मेदार होंगे पार्लियामेंट को, इस चीज़ को 19th सेंचुरी में फ़िक्स कर लिया गया। और आज भी जो प्राइम मिनिस्टर यूके में मौजूद है, वो आज भी इसी तरह से वर्क कर रहे हैं। जो चीज़ 18th सेंचुरी में डिसाइड की थी, अभी भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है यूके में। कभी भी जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है वो हर हरकत पे जवाबदेह है पार्लियामेंट को, और तमाम कैबिनेट में जितने मिनिस्टर्स बैठे हैं वो भी जवाबदेह हैं पार्लियामेंट को। सही है, तो आज भी उसी तरह से सिस्टम चल रहा है। अब बात एस्पेक्ट्स ऑफ द मिनिस्टरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने 3 बातें लिखनी हैं कि इसमें टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन पर लगती है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन पर टेक्निकलिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। इसका मतलब ये है कि ये किंग और क्राउन दोनों को ज़िम्मेदार होंगे, बट दिस इज़ मोस्टली अ फॉर्मेलिटी एंड नॉट इन्फोर्स स्ट्रिक्टली। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है, अगर ये मिनिस्टर्स उनको जवाब दे ना भी हो ना, पार्लियामेंट को जवाब भी ना दें, सफाई ही ना दे, तो भी इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी लॉज बनाए गए हैं इस चीज़ के ऊपर कि मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट को और किंग को अगर मिनिस्टर्स से कुछ गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये भाई यहाँ बताएगी। और टेक्निकलिटीज़ का मतलब ये है कि टेक्निकल चीज़ें जो भी कर रहे हैं ना काम मिनिस्टर्स, उसी के ऊपर ही सवाल किया जाएगा। देखें ना, अब एक बंदा वकील है, आप किसी डॉक्टर से तो नहीं कह सकते कि मेरे लिए वकालत वाले काम कर दो। ज़ाहिर एक वकील है, उसने 5-6 साल की डिग्री ली है, फिर वो आपके लिए सारे वकालत वाले काम करके दे सकता है। तो ये टेक्निकलिटीज़ और तजर्बा सिर्फ वकील के पास होता है। यही चीज़ है ना कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो अपना काम निभा सकते हैं आसानी से। और अगर वो इस चीज़ के ऊपर जवाब ना भी दे किसी को तो भी इतना मसला नहीं, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कोई सख्ती नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि उनको जवाब देना ही पड़ेगा। फिर आगे आते रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द हाउस ऑफ कॉमन। मिनिस्टर्स को कहा गया है कि आप पार्लियामेंट को लाजमी जवाब दें। बेशक आप किंग को ना भी दें जवाब, इतना मसला नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट को आप दिया करें जवाब, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर से ही इन मिनिस्टरों को जॉब पे रखा गया है, तो इसलिए उनको जवाब देना बनता है पार्लियामेंट को। फिर आगे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वन अनदर। Ministers discuss and consult each other before taking any decision because the mistake by one minister affects all of them. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर्स के ऊपर ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो एक दूसरे पे भी नज़र रखें। अगर एक भी मिनिस्टर से कोई गलत फैसला हो जाता है तो सारे ही मिनिस्टरों को उस एक मिनिस्टर की गलती को भुगतना पड़ता है। ज़रा एक गलत करेगा काम, सारों को जॉब छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए इन मिनिस्टरों पे ये भी जिम्मेदारी होती है कि एक दूसरे पे भी चेक रखें। अब आ जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डाइसी। डाइसी कहता है, अब ऐसे डाइसी ने ये 2 पॉइंट्स बोले हैं, ठीक है, जिसमें हमने डाइसी के बारे में बताना है कि डाइसी सेज और या डाइसी एक्सप्लेन्स दैट मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ 2 काइंड्स, लीगल एंड पॉलिटिकल। यानी कि मिनिस्टरों की 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये डाइसी कह रहा है। देखें, हर बंदा अपने अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रहा है, लेकिन डाइसी भी अपने हिसाब से अपनी इन मिनिस्टरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है। तो ये कहता है कि इन पर लॉ बनाने की और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जिम्मेदारियाँ इनकी होती हैं। पॉलिटिक्स से मुराद कि गवर्नमेंट कैसे चलती है और डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, तो ये सारा ठीक है। अब हम दोनों काइंड्स जानते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगी लॉ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आप वही सेम काइंड लिखेंगे, लीगल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आप ये बताएंगे कि लीगली इफ अ मिनिस्टर साइंस और अप्रूव्स एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन द नेम ऑफ द क्राउन एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ रॉन्ग और इलीगल, ही कैन बी टेकन टू कोर्ट। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ठीक है, जिसपे इन मिनिस्टरों ने साइन किया। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का भी स्टूडेंट को नहीं पता होता, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या डॉक्यूमेंट है जिसपे अगर इन मिनिस्टरों ने साइन कर दिया तो फिर उस डॉक्यूमेंट पे अमल किया जाएगा। जब तक कि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या उस कॉन्ट्रैक्ट टाइप चीज़ पे मिनिस्टर का साइन नहीं होगा, तब तक उस डॉक्यूमेंट पे लिखी जो बातें उस पर अमल नहीं किया जाएगा। तो अगर किसी मिनिस्टर ने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन कर लिया है जिससे कोई नुकसान हो गया बाद में, तो फिर ऐसी सिचुएशन पे इन मिनिस्टर्स को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है उस पर साइन होने से क्या हुआ, कोई लॉ ख़राब हो गया या कोई लॉ में तब्दीली आ गई, तो इन सब सिचुएशन में कोर्ट मिनिस्टर से सवाल कर सकती है। दिस रूल इज़ बेस्ड ऑन सेइंग द किंग कैन डू नो रॉन्ग। इसकी वीडियो लिंक यहाँ टॉप पे मौजूद है, जिसमें मैंने बताया है कि जो किंग है वो कभी गलत नहीं कर सकता कोई भी काम, क्योंकि सारे के सारे एक्शंस मिनिस्टर्स ही ले रहे होते हैं। नाम किंग का लगाया जाता है कि काम किंग कर रहा है, बट हकीकत में
किंग का नाम लिया जाता है, काम सारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ही कर रहे होते हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स ही सारे कामों पे साइन कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे होते हैं, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। यानी कि किंग भी अगर कुछ करना चाहता है ना, तो किंग को भी परमिशन किससे लेनी है? मिनिस्टरों से परमिशन लेनी है। तो यही बात यहाँ पे बताएगी कि किंग कुछ भी गलत नहीं कर सकता, सारा कुछ मिनिस्टर्स कर रहे हैं। Since the king cannot be blamed, the ministers are responsible instead. A minister must also resign if parliament no longer trusted. कि ज़ाहिर है किंग को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तो ज़ाहिर है मिनिस्टर्स को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और साथ में एक और चीज़ भी बताइए कि अगर पार्लियामेंट को इन मिनिस्टरों पे भरोसा नहीं रहा कि ये गवर्नमेंट नहीं चला सकते, तो पार्लियामेंट इन पर नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करके इनको जॉब से निकाल सकती है। और फिर ज़ाहिर है नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मैं बता चुकी हूँ, अगर पार्लियामेंट ने नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पे लगा दिया तो इन मिनिस्टरों को खुद ही जॉब छोड़नी पड़ेगी। यानी कि सेम ही बात है, दोबारा से यहाँ पे दोहराई गई है। अब आ जाता है पॉलिटिकल और कन्वेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन द पॉलिटिकल सेंस मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। इस लाइन का मतलब यह है कि मिनिस्टर अकेला भी जिम्मेदार है पार्लियामेंट को, और सारे मिनिस्टर्स भी जिम्मेदार है पार्लियामेंट को। ये लाइन मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ कि अगर आप एक मिनिस्टर हो, किसी एक डिपार्टमेंट में बैठे हो, तो उस डिपार्टमेंट का जो भी काम है तो उसके ऊपर भी आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। और जो बाकी के मिनिस्टरों के साथ आप कैबिनेट में बैठ के कोई भी डिसीजंस लेते हो, कोई भी पॉलिसी बनाते हो, तो सारों के साथ आप भी उधर जिम्मेदार ठहराए जाओगे, इकट्ठे भी जिम्मेदार ठहराए जाओगे और अलग से भी। ये बात यहाँ बताई गई है। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग, वो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Each minister is the head of his own department. He must take responsibility for everything that happens in his department. अब यहाँ बताना है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के जिम्मेदार होते हैं, और हर मिनिस्टर को चाहिए कि अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए जिम्मेदारी निभाएं, वेदर इट इज़ सक्सेस और फेलियर। इसका मतलब ये कि अगर एक मिनिस्टर से डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा तो ज़ाहिर है वो फेल कर जाएगा, और दूसरा मिनिस्टर ज़रा अच्छे से काम कर रहा तो वो कामयाबी पालेगा। तो ये चीज़ होएगी, क्योंकि देखें ना, सपोज 6-7 बंदों को सिलेक्ट किया गया मिनिस्टर, ज़रूरी तो नहीं है कि सारे अच्छे से काम करें, कोई एक मिनिस्टर ज़रूर ऐसा होगा जो अपने डिपार्टमेंट में अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा होगा। ये चीज़ तो होएगी गवर्नमेंट में। इफ़ पार्लियामेंट लूजेस कॉन्फिडेंस इन अ मिनिस्टर ही मस्ट रिज़ाइन। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ दिस, द मिनिस्टर वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ हिज असिस्टेंट सेक्रेटरी। अब हुआ क्या कि इस केस में क्या हुआ कि मिनिस्टर को ज़िम्मेदार ठहराया गया उसके असिस्टेंट सेक्रेटरी की वजह से, क्योंकि जो असिस्टेंट है ना, उसने कोई ऐसे एक्शंस कर लिए थे ना जिससे नुकसान हुआ, तो उसी मिनिस्टर को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है जिसके अंडर ये असिस्टेंट सेक्रेटरी काम करता है। ये चीज़ हुई थी इस केस में। तो इसमें यह बताया गया कि उस मिनिस्टर को सिर्फ उस सेक्रेटरी की वजह से जॉब से निकाल दिया गया। उस मिनिस्टर को गलती किसने की थी? उसके सेक्रेटरी ने की थी, बट निकाला किसको गया? मिनिस्टर को। तो ये चीज़ हुई थी इस केस में, जिससे हमें ये बताया गया कि ज़रूरी नहीं है सारे मिनिस्टर्स को जॉब छोड़नी पड़े, लेकिन अगर किसी एक मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में उसका सेक्रेटरी या कोई भी बंदा जो उस मिनिस्टर के अंडर काम कर रहा है, अगर वो बंदे गलत कर देते हैं, कुछ भी गवर्नमेंट में नुकसान कर देते हैं, तो जिम्मेदार कौन होगा? उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा। तो उस मिनिस्टर को जॉब छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये बात है इसमें। फिर आगे आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। A minister who makes a mistake is personally responsible and must define himself। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मिनिस्टर से खुद कोई गलती हो जाती है तो ज़ाहिर है वो अपने आप को बचाने के लिए पार्लियामेंट में बातें कह सकता है कि उसे जानबूझ के नहीं हुआ, गलती से हुआ। ज़ाहिर है पार्लियामेंट तो माफ़ नहीं करेगी इन गलतियों पे, बट अगर वाकई में वो बेगुनाह है मिनिस्टर तो वो अपनी सफाई दे सकता है। सही है, ज़रूरी नहीं कि पार्लियामेंट एकदम से आप पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास कर दे। अगर आप सफाई देते हो और वाकई में आप काबिल बंदे हो, आपसे गलती से कोई एक मिस्टेक हो जाए तो फिर पार्लियामेंट भी माफ़ कर देगी, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट को। ये नहीं होगा कि आप मिनिस्टर हो जो दिल चाहे करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मिनिस्टरों को जवाब दे होना पड़ेगा अपने एक्शंस के ऊपर। फिर आगे आता है मिनिस्टर कैन नॉट से दैट ही डिड नॉट नो व्हाट हिज स्टाफ वाज डूइंग, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल डिपार्टमेंट। यहाँ पे दूसरी लाइन भी लिखी है कि अगर मिनिस्टर ने कुछ भी नहीं किया गलत, लेकिन मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में, मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर ही बाकी के जो स्टाफ है उन्होंने अगर कुछ गलत कर दिया है, तो मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे स्टाफ के बंदे क्या करें। उस मिनिस्टर को उसी वक्त ही जॉब से निकाल दिया जाएगा अगर उसके स्टाफ के बंदे भी कुछ गलत करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की हमने बातें सीखी। मिनिस्टर खुद भी निकाला जा सकता है अपनी हरकतों की वजह से, और मिनिस्टर तब भी निकाला जाएगा अगर कोई और बंदा जो उसी मिनिस्टर के ऑफिस में काम करता है गलत काम करता है, तब भी इसी मिनिस्टर को निकाला जाएगा। इफ़ अ मिनिस्टर मेक्स अ डिसीजन विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट डिसएग्रीज ही मस्ट रिजाइन। और अगर इस मिनिस्टर ने कैबिनेट में बैठ के बाकी मिनिस्टरों के साथ किसी डिसीजन पे फैसला कर लिया है, यानी कि किसी बात पे डिसीजन कर लिया है, फैसला कर लिया है,
और वो जो डिसीजन इस मिनिस्टर ने लिया था, पार्लियामेंट ने उस डिसीजन को डिसएग्री कर दिया और कहा कि हम इस डिसीजन को नहीं मानते। फिर ऐसी सिचुएशन में पार्लियामेंट क्या करेगी, उन तमाम मिनिस्टरों पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करा के उनको जॉब से निकाल देगी। आपने नोट किया होगा कि अब तक की जितनी भी बातें मैंने पढ़ी हैं वो सारी की सारी रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए याद रखें यूके कॉन्स्टिट्यूशन इतना मुश्किल नहीं है। हेडिंग्स के नीचे आप बातें दोहरा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी सेम ही बात 10 दफ़ा रिपीट हुई है, तो उसी तरह आप भी दोहरा सकते हैं। एग्ज़ाम्स में कभी भी मार्क्स इस बात पे नहीं काटे जाते कि आपने एक ही बात दोहराई है। जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा डिटेल में बार बार बताएंगे तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। और हेडिंग्स बस चेंज कर दें, अपने लिखने के स्टाइल को चेंज करें। ज़रूरी नहीं आपको एक ही अंदाज़ में लिखना है, आप अंदाज़ को बदलते जाएँ लेकिन बात सेम ही हो और उससे लेंथ लंबा हो जाएगा, यानी कि लंबा आंसर बन जाएगा। अब आता है हमारे पास कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव का मतलब होता है सारे जिम्मेदार हैं इसमें, यानी कि गलती कोई और करेगा और जॉब आपकी भी उसके साथ जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें हमें सीधा बताना है कि जो कैबिनेट में है जितने भी मिनिस्टर्स बैठे होते हैं वो टीम की तरह जॉइंटली इकट्ठे मिलके वर्क करते हैं और इकट्ठे मिलके जवाब देते हैं पार्लियामेंट को अपने एक्शंस के ऊपर। तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं ज़ाहिर है तमाम डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं। कैबिनेट में जो मीटिंग होती है ज़ाहिर है कुछ मिनिस्टर कहेंगे हाँ हमें ये काम करना चाहिए, कुछ मिनिस्टर्स कहेंगे नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए। इस तरह से मीटिंग वगैरह हो रही होती है कैबिनेट में तमाम मिनिस्टरों की। तो अगर पार्लियामेंट को लगा कि इन मिनिस्टरों ने कोई ऐसी एक्शन कर ली है कि मिनिस्टर नाअहल हैं, गवर्नमेंट को चलाने के काबिल नहीं है क्योंकि डिसीजन सही से नहीं ले रही है कुछ भी, तो ये पार्लियामेंट क्या करेगी, चुप करके बस सिंपली इन मिनिस्टरों के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर देगी, जिसकी वजह से उस कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर बैठे होंगे सबको रिज़ाइन देना पड़ेगा। एज़ यूजुअल जैसे मैंने ऊपर बताया दोबारा से यहाँ पे भी यही बात रिपीट होगी। आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं परफॉर्मो स्कैंडल, द डिफेंस मिनिस्टर। परफॉर्मो स्कैंडल एक चीज़ हुई थी पास्ट में, आप इसके बारे में नेट पे सर्च कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ था कि डिफेंस मिनिस्टर एक था जिसका नाम था जॉन परफॉर्मो, हैड टू रिज़ाइन एंड दिस कॉज द होल कैबिनेट टू रिज़ाइन एज वेल। ये एक केस हुआ था, आप नेट पे उसमें सर्च करना, जिसमें जॉन परफॉर्मो एक बंदा था जो कि डिफेंस मिनिस्टर था। डिफेंस मिनिस्टर का मतलब ये कि ये आर्मी और डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करने का ये काम करता था, ठीक है। ज़रा हर मिनिस्टर का अपना अपना डिपार्टमेंट है, तो इस बंदे का काम था कि डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करता था। तो जब इस जॉन परफॉर्मो ने जॉब से रिज़ाइन किया तो इसके साथ साथ बाकी के तमाम मिनिस्टरों को भी जॉब से रिज़ाइन करना पड़ गया। तो यही चीज़ होती है कि एक भी जाएगा तो सारों को भी जाना पड़ेगा। तो इस पूरे चीज़ को हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आता है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल का मतलब यह है कि क्या शर्त है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इसमें हमने बताना है कि सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, मीटिंग्स हो रही होती हैं सबकी, मिनिस्टर्स मस्ट डिफेंड कैबिनेट डिसीजन इन पार्लियामेंट, और मिनिस्टरों को चाहिए कि कैबिनेट में जितने भी इन्होंने फैसले किए अपने आप को डिफेंड करें पार्लियामेंट के आगे। यानी कि पार्लियामेंट जब किसी भी मिनिस्टर से जवाब पूछेगी ना कि आपने फ़लाँ चीज़ क्यों की, तो जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं वो उस मिनिस्टर को नीचा ना दिखाएं, वो उस मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कुछ ना बोलें, बल्कि उस मिनिस्टर को बचाने की कोशिश करें। मतलब इस बात का ये ना कि सपोज़ ये जो बंदा है ना ये मिनिस्टर है, ठीक है, इसने कुछ गलती कर ली, गलती से इससे कुछ हो गया ऐसा कि पार्लियामेंट के बंदे इससे जवाब ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं जो डिफरेंट इदारों में काम कर रहे हैं वो इसको नीचा ना दिखाएं पार्लियामेंट में, ये ना कहें कि हाँ इसने वाकई में गलत किया है, यानी कि पार्लियामेंट ऑलरेडी इसे सवाल कर रही है, तो बाकी के मिनिस्टर इस मिनिस्टर को नीचा ना दिखाएं, बल्कि यहाँ पे होना ये चाहिए कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो उस मिनिस्टर को बचाने की कोशिश करें जिससे कोई गलती हो जाए, क्योंकि अगर वो जॉब छोड़ेगा तो इन सारों को भी जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। इसीलिए जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको चाहिए कि एक दूसरे को बचाने की कोशिश करें अगर पार्लियामेंट में इनसे कोई सवाल पूछा जाए। तो इसलिए यहाँ पे यही बात लिखी गई है, इफ़ अ मिनिस्टर कैन नॉट सपोर्ट अ डिसीजन ही मस्ट रिज़ाइन। और अगर बाकी के मिनिस्टर नहीं सपोर्ट कर पा रहे उस बंदे को जिसने गलती की है और उसको जॉब से जाना पड़ रहा है, रिज़ाइन करना पड़ा है, पार्लियामेंट ने ज़ाहिर पूछा, उसने गलती की और वो गलती बहुत बड़ी थी, तो सारे के सारे मिनिस्टरों को भी जॉब छोड़नी पड़ सकती है ऐसी सिचुएशन में। तो ये सारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये आप जिसको बचाने की कोशिश भी कर रहे हो उस मिनिस्टर को, लेकिन उस मिनिस्टर ने हरकत ही ऐसी की है कि वो बचा नहीं जा सकता, तो ज़ाहिर है उसकी भी जॉब जाएगी तो बाकियों की भी साथ जाएगी। वंस अ कैबिनेट डिसीजन इज मेड ऑल मिनिस्टर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कि एक दफ़ा कैबिनेट में किसी डिसीजन का फैसला हो जाए तो सारे के सारे मिनिस्टरों को बराबर का जिम्मेदार ठहराया जाएगा उस फैसले के ऊपर, क्योंकि सारे मिनिस्टरों ने मिल के वो फैसला लिया था, तो इसलिए सारे जिम्मेदार होंगे।
ऑल मिनिस्टर मस्ट प्रेजेंट द सेम ओपिनियन टू द पब्लिक एंड पार्लियामेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने मिनिस्टर जिन्होंने बैठ के कैबिनेट में डिसीजन लिया था वो सारे सेम ही मशवरे पब्लिक को दें और सेम ही बात पार्लियामेंट के सामने करें। ऐसा ना हो कि जिन मिनिस्टरों ने मीटिंग अटेंड की थी लेकिन एक कोई और बात कर रहा हो उस मीटिंग के बारे में, दूसरा बंदा कोई और बात करो, तो फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही मतलब है कि आप लोग बराबर की बात करो, सेम बातें करो, अगलों से बातें चेंज ना हो, ठीक है। यानी कि मीटिंग में जो बात डिसाइड हुई है, जो आप एक्शंस लोगे, वही चीज़ आप पब्लिक को बताओ और पार्लियामेंट को बताओ, आपकी बातों में एक जैसी चीज़ें हों। जैसे कि होता है ना कि पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर पूरे पाकिस्तान में एक जैसा बन के आता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप जो पेपर दे रहे हो पंजाब यूनिवर्सिटी का आपके क्लासमेट्स कोई और दे रहे होंगे, ऐसा नहीं होता अक्सर। तो यही बात है कि जैसे कि पेपर सारों के एक जैसे बन के आ रहे हैं, तो वैसे ही मिनिस्टर्स जो इकट्ठे कलेक्टिवली वर्क करते हैं, कलेक्टिवली कोई डिसीजन लेते हैं, तो जब वो लोगों को जवाब दें तो जवाब देते वक्त भी उन सारों के मशवरे, उन सारों की बातें एक जैसी होनी चाहिए, फ़र्क नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर्स मस्ट नॉट हार्म द रेपुटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। और मिनिस्टर्स ऐसा कुछ ना करें कि गवर्नमेंट की रेपुटेशन या इज्जत ख़राब हो। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट जस्ट सेटिस्फाई पार्लियामेंट एंड ही मस्ट रिजाइन। यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को निकाल देगी अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपने काम से और अपनी काबिलियत से पार्लियामेंट को सेटिस्फाई नहीं किया। अगर पार्लियामेंट सेटिस्फाई नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर के काम से, तो प्राइम मिनिस्टर को जॉब छोड़नी पड़ेगी। मिनिस्टर्स मस्ट कंसल्ट द प्राइम मिनिस्टर बिफोर गिविंग ओपिनियन और फ्यूचर पॉलिसीज़। कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्राइम मिनिस्टर से मशवरा लें, ओपिनियंस लें, कोई भी डिसीजन करने से पहले, क्योंकि ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर इन मिनिस्टरों से बड़ा है, इनका हेड है। नो मिनिस्टर्स कैन अनाउंस अ न्यू पॉलिसी विदाउट कैबिनेट अप्रूवल। और कोई भी मिनिस्टर ऐसे अचानक से पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकता जब तक कि बाकी के मिनिस्टर्स उस मिनिस्टर के इस पॉलिसी पे या इस डिसीजन पे यस ना कर दें, ठीक है। क्योंकि जब बाकी के मिनिस्टर इस एक मिनिस्टर के डिसीजन पे, फैसले पे हाँ करेंगे, यस करेंगे, तब ही ज़ाहिर है उस पॉलिसी पे या डिसीजन पे अमल किया जाएगा। ऐसे ही अचानक से कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती, ज़ाहिर है लोगों के प्रॉपर मिनिस्टरों के मशवरों से, फैसलों से ही फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती है। यानी कि कैबिनेट में क्या होता है ना कि जितने भी मिनिस्टर्स बैठे होते हैं मिल के डिसीजन लेते हैं, फिर ही उस पॉलिसी पे या उस डिसीजन पे अमल किया जाता है। ऑल कैबिनेट डिसीजंस मस्ट रिमेन सीक्रेट, दिस इज़ नोन एज द कैबिनेट सीक्रेसी। कि जितने भी डिसीजन जो इन मिनिस्टरों के दरमियान होंगे इस कैबिनेट में वो सीक्रेट होने चाहिए, लोगों तक बात ना फैल जाए एकदम से। Effects of the ministerial responsibility in the British system. Ministerial responsibility brings unity to the government. कि जो यूके का मुल्क है उसमें क्यों ये मिनिस्ट्रियल सिस्टम है, इसके बारे में आप बताएंगे कि इसके होने से, इस मिनिस्ट्रियल सिस्टम के होने से क्या होता है, यूके की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मुझे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं, लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, तो आप ये क्या कर लें, मेरे यूट्यूब के अंदर एक फ़ीचर है क्या वीडियो को तेज़ भी कर सकते हैं, आहिस्ता भी कर सकते हैं। तो यूट्यूब की सेटिंग्स से जाके ना जो वीडियो प्ले होती है उसके नीचे सेटिंग्स होती हैं, इधर से जाके आप वीडियो की स्पीड तेज़ और आहिस्ता कर सकते हैं। मुझे आप लोग कमेंट करके कहते हैं मैम आप तेज़ बोलती हैं, मैम आप आहिस्ता बोलती हैं। वो करने की बजाय वीडियो की सेटिंग्स खुद एडजस्ट कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादा जब बीमार होती हूँ मैं आहिस्ता बोलती हूँ, जब मेरी सेहत ठीक होती है मैं तेज़ बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स चढ़ाने पड़ते हैं। अगर मैं पार्ट 2 चढ़ाऊँगी तो पीछे पार्ट 4 कह रहा होगा हमारी डालें, 4 के पास मिस्टर बैठे होंगे, इसलिए आप लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें, सेटिंग से जाके तेज़ और आहिस्ता अपने हिसाब से वीडियो को कर लिया करें, ठीक है। फिर आगे इसमें लिखा है क्लियरली शोज़ हु इज़ आंसरेबल टू द पब्लिक एंड पार्लियामेंट। अच्छा, आपने मज़ीद इसमें बताना है कि मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के होने से ये फ़ायदा होता है ना कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं, उनको जवाबदेह होना पड़ता है पब्लिक को और पार्लियामेंट को, जिसकी मदद से यूके का जो पूरा कंट्री है वो बहुत अच्छे से चलता है। अगर जवाबदेह नहीं होंगे तो ज़ाहिर है ये फिर अपनी मनमानी करेंगे, गलत तरीके से चलाएंगे गवर्नमेंट को, तो जवाबदेह इनको होना पड़ता है, इसलिए लोग काम भी अच्छे से करते हैं मिनिस्टर्स। इट ऑल्सो मेक्स गवर्नमेंट मोर एफिशिएंट एंड डिसिप्लिन्ड। और मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के होने से क्या फ़ायदा होता है, जो गवर्नमेंट है वो और अच्छे से वर्क करती है, डिसिप्लिन में रह के लोग काम वगैरह करते हैं। बस इतनी सी बात, फिर आगे आ जाता है कंक्लूजन। जो भी आपने ऊपर पढ़ा वो शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिख के दोहरा देना है। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़। ये मेरा दूसरा चैनल है और यहाँ पे आप लोगों को मूवी की तरह सारे टॉपिक्स मिलेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं नॉर्मल टॉपिक्स को देखते हुए तो उनको मैं मूवी की शक्ल में भी वीडियोस एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि जो स्टोरीज़ हैं स्टूडेंट्स का नहीं दिल करता बाज़ औक़ात स्टोरीज़ को रीड करने का, तो यहाँ पे मूवी की शक्ल में मैंने एक्सप्लेन की है। मूवी सुन लें, इस तरह से एक्सप्लेन्ड है। उसके 2 सीक्रेट पेट्स थे, एक हैन और एक फेरेट।